तो चलिए आज हम लोग सेल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है सेल न्यूक्लियस, इसके बारे में पढ़ा था। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ये क्रोमेटिन फॉर्म में इसी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होता है। इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ एक और हिस्सा होता है जो कि ऑब्वियसली न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए ट्यूब जैसा ये जो हिस्सा है, ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन हमेशा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिख रहा है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसी तरह से आपको ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो आपको दिख रहा है, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इवन ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, तो आप ये पाएंगे कि ये कैसा दिखता है। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसा दिखता है, ट्यूब जैसा दिखता है। यहाँ पर आप देखें, ये ट्यूब जैसा दिखता है, या फिर राउंड बैग, या फिर पतला सा, जिसे कि ऑब्लॉन्ग हम कहते हैं, पतला सा ऑब्लॉन्ग बैग जैसा दिखता है। तो ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखता है, ये हो गया। अब देखिए ये किससे बना हुआ है। इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, विच इज़ सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली, सेल मेम्ब्रेन हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। इसका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे मैं फिर से डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आपको पता है फॉस्फोलिपिड का एक हेड होता है जो कि फॉस्फेट हेड होता है, और इसके दो टेल्स होते हैं जो कि लिपिड टेल होते हैं, लिपिड से बना हुआ होता है, फैट मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ये पानी की तरफ फेस करके रहता है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये पानी से दूर रहता है। तो ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो गया। इस तरह बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से ये मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। इस तरह से इसका टेल ऐसे अंदर की तरफ होता है, और जो हेड्स है ये पानी की तरफ ये फेस करके रहता है। चलिए ये मान ले एक सेल है, न्यूक्लियस हो या सेल हो, इसका जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। इन सब चीज़ों पे हमने बात किया था। तो ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड। आउटसाइड में भी पानी होगा, मैं H2O लिख रहा हूँ पानी के लिए। इनसाइड में भी पानी होगा, मैं H2O लिख रहा हूँ। तो आप गौर से देखें कि ये जो हेड्स है, ये हेड्स हमेशा पानी की तरफ फेस करके रहता है, और जो टेल्स है ये टेल्स अंदर की तरफ रहता है। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से एक मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं हम लोग। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है इसी से बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन, विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। उसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसका भी जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड से ही बना हुआ होता है। ये देखिए एक नेटवर्क सिस्टम सा बनाता है। यहाँ पर देखिए ये नेटवर्क जैसा बना रहा है, एक बड़ा सा जगह में ये फैला हुआ है और एक नेटवर्क बना रहा है। और आप ये पाएंगे ये जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। दैट मीन ये चैनल बनाता है जिससे कि मटेरियल्स, प्रोटीन, फैट, ऐसे मटेरियल्स जो है एक जगह से, सेल के एक जगह से दूसरे जगह में पहुंच सकता है। क्योंकि ये ट्यूब जैसा होता है तो एक जगह से मटेरियल दूसरे जगह में पहुंच सकता है सेल के। तो सेल के इस पोर्शन से इस पोर्शन में मान ले कि एक फैट मॉलिक्यूल को पहुंचना है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो ये नेटवर्क सिस्टम है, इसी को यूज करते हुए सेल उसे यहां तक भेजता है। अब देखें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये क्या करता है, साथ ही साथ बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो है, दैट मीन केमिकल रिएक्शन, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज को सरफेस प्रोवाइड करता है।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए सेल में काफ़ी जगह में फैला हुआ होता है और इसका जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। अब देखिए, हमने इससे पहले जब न्यूक्लियस हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ होता है। तो यहाँ से राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है और ये राइबोसोम्स बनाता है। जो राइबोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाला जो हिस्सा है, आउटसाइड में ये चिपका हुआ होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रफ बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक राइबोसोम, यहाँ पर ये सारे राइबोसोम्स हैं। लेकिन राइबोसोम्स हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही जुड़ा हुआ होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे राइबोसोम्स जो है बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में भी इस तरह से जुड़ा हुआ होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये बनाता है रफ। अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसका अपीयरेंस रफ जैसा होता है। तो इस तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि ये इसके आउटर सरफेस में आप देखिए क्या है, यहाँ पर राइबोसोम जुड़ा हुआ है, तो ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ पर ये भी एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके भी सरफेस में देखिए राइबोसोम इस तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ भी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे इन शॉर्ट हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन हमेशा हर तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके आउटर सरफेस में राइबोसोम जुड़ा हुआ होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जिसके आउटर सरफेस में राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो उसका जो सरफेस है वो सरफेस कैसा होगा, उसका सरफेस स्मूथ होगा। तो उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट हम इसे SER भी कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि हमने बात किया कि इसके आउटर सरफेस में राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। चूंकि राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और वही राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में अटैच्ड होता है, तो हम कह सकते हैं जो RER है, दैट मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोज आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का वो साइट्स है। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट मॉलिक्यूल्स, दैट मीन लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो वर्टेब्रेट्स हैं, वर्टेब्रेट्स मतलब जिनका स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे क्रिएचर्स जैसे कि फिश हो गया, बर्ड्स हो गए, एम्फीबियंस मेंढक जैसे एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस सांप छिपकली जैसे रेप्टिलियंस, और मैमल्स इंसान बंदर जैसा मैमल्स। जो वर्टेब्रेट्स है ये सारे, इनको वर्टेब्रेट्स कहा जाता है। वर्टेब्रेट्स में पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, मदद करता है। अगर सेल में किसी तरह से पॉइजन एंटर कर जाता है तो उसका असर को काटने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है फैट मॉलिक्यूल्स, इन्हें लिपिड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि हमने बात किया कि जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ये मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। इवन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका भी जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड दैट मीन यहाँ पर लिपिड यूज होता है, लिपिड फैट मॉलिक्यूल्स यूज होता है। और साथ ही साथ जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच प्रोटीन्स रहता है, प्रोटीन्स। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ जो प्रोटीन बनाता है और स्मूथ जो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, ये प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है या उसे बनाता है।
और इस तरह के मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जन्म। सो मेम्ब्रेन का जन्म, इसमें मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो हार्मोन का काम करता है, वो सेल में हार्मोन का काम करता है, और साथ ही साथ वो एंजाइम्स का काम करता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, और ये किस तरह का काम करता है इसके बारे में हमने बात किया।